y इज इक्वल टू, इससे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आएगा, और इससे आप डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी ये x। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया है क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि पैरामीटर क्या होता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। 0 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी 0.40, ये 1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 1.6। आप यहां 0 भी लगा सकते हो। मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 2 तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी 2 माइनस 0.40, और ये हो गया 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.8, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.2। ठीक, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मुझे इसी तरीके से y की वैल्यू मिलेगी 0.8। अब यहां से आपको एक बात समझनी है, बात ये समझनी है जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी और फिर 3 हुई, वैसे वैसे आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट इज 2, इट इज 1.6 एंड इट इज 1.2, इट इज 0.8। यहां से कंक्लूजन ये निकलता है एज वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ y इज डिक्रीजिंग। तो इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव, या फिर आप इसे इनवर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए कोई इक्वेशन क्या करती है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बेसिकली x और y के बीच में रिलेशनशिप को दिखा रही है कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। हमें ये बात समझ में आई कि x इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी। ठीक है, ऐसा आम लाइफ में ऐसा होता है जब किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, कोई चीज महंगी हो जाती है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है ना। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो टमाटर थे उसका प्राइस 200 रुपए किलो हो गया था, तो जैसे घर में 1 किलो टमाटर यूज होते थे तो हमने क्या करा, खरीदना कम कर दिया। तो डिमांड भी एक वेरिएबल है, प्राइस भी एक वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन x और y के बीच में नेगेटिव रिलेशन को दिखा रही है। अब आप ये रिलेशन क्यों समझ पा, देखिए रिलेशन भी बहुत सारी तरीके के होते हैं, है ना। अब वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि रिलेशन किस किस तरीके के होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम स्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स में एक टॉपिक होता है कोरिलेशन, तुम्हारे रिलेशन को ही समझेंगे। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आए कि x के इंक्रीज होने पे y डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन। अब ये रिलेशन हमें कैसे पता चला, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 ना लिखूं, 2 की जगह लिखूं a, मैं 5 की जगह लिखूं b और मैं 10 की जगह लिखूं c, ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन में आप मुझे x और y के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता पाओगे क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे यहां तो पता चल रहा है x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू यही, यहां हमें पता नहीं चलेगा। यहां क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास यहां कोई नंबर नहीं है, यहां भी कोई नंबर नहीं है, यहां भी कोई नंबर नहीं है। अगर आप x और y के बीच में कोई रिलेशनशिप समझना चाहते हो, समझाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो आपके पास a की जगह कुछ वैल्यू होनी चाहिए, b की जगह भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए और आपके पास c की जगह भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जब आपके पास ये वैल्यू होगी तभी आप x और y के बीच में रिलेशनशिप को समझा सकते हो, रिलेशनशिप को बता सकते हो। तो ये a b c आपके पैरामीटर्स हैं, हमें पता नहीं है इनकी वैल्यू क्या है।
तो हम लोग इनको बोलेंगे अननोन पैरामीटर है। क्या है? अननोन। अननोन का मतलब हमें नहीं पता है। जब तक ये पैरामीटर अननोन है तब तक आप x और y के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप समझ ही नहीं सकते हो, समझा ही नहीं सकते हो। तो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में कोई वेरिएबल है, दो वेरिएबल है मान लेते हैं, और वो जो दो वेरिएबल हैं उन वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशन को समझने के लिए हमें ये जो अननोन पैरामीटर है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब वैल्यू पता होगी तभी हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास जो पैरामीटर्स थे, ये पैरामीटर यहाँ पे कैसे है? नॉन है, हमें पता है, तो हमने बता दिया एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो आपको मैं अभी तक ये समझाना चाह रहा था कि लीनियर इक्वेशन कोई नई बात नहीं है, आप इससे पहले से ही परिचित हो। दूसरी चीज, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर या फिर डिग्री 1 होती है। कोफिशिएंट क्या होता है मैंने ये बता दिया, पैरामीटर्स क्या होते हैं ये बता दिया, कांस्टेंट क्या है ये भी बता दिया है। यहाँ पे इस इक्वेशन में कुल मिला के 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5। तो आपकी जो ये दो चीजें हैं एक्स और वाई, ये वेरिएबल है, ठीक है। ए बी सी जो 3 चीजें हैं ये अननोन पैरामीटर हैं, यानी कि कांस्टेंट नंबर है। तो मोटे तौर पे आपको ये तो बात समझ में आ गई है कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, कैसे दिखती है। अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे बात करी है कि दो वेरिएबल हैं हमारे पास, देखिए, लेकिन रियल लाइफ में वेरिएबल दो नहीं होते हैं। इन रियल लाइफ देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ये माना कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस में। बट रियलिटी में डिमांड से प्राइस पे डिपेंड नहीं करती है, प्राइस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी इनकम पे भी डिपेंड करती है, सीजन पे भी डिपेंड करती है, सीजन के हिसाब से भी डिमांड चेंज हो जाती है ना। आपकी प्रेफरेंस, यानी कि आप किस चीज को पसंद करते हो, इस पे भी डिपेंड करती है। तो रियल लाइफ में वेरिएबल, यहाँ कितने वेरिएबल हो गए? फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल, फिफ्थ वेरिएबल। यू कैन सी इन दिस एग्जांपल देयर आर 5 वेरिएबल्स, बट हमने यहाँ पे 2 ही वेरिएबल लिए थे। तो अगर आपको किसी इक्वेशन में वेरिएबल एक से ज्यादा दिखाने हो तो हम एक्स वाई जेड से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक्स वाई जेड से डिनोट करूंगा तो एक टाइम के बाद हमारे वेरिएबल्स के नंबर्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट तो लिमिटेड है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक वेरिएबल है आपके पास x1, एक वेरिएबल है आपके पास x2, एक वेरिएबल है आपके पास x3, डॉट डॉट हमारे पास जो टोटल वेरिएबल्स होते हैं हम उनको मान लेते हैं xn, है ना। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट था a, हमें मानेंगे इसको, ये है a11, a12, a13 एंड a1n, और c की जगह हमने यहाँ पे मान लिया है b को। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो तो लीनियर इक्वेशन को लिखने का ये तरीका होता है। अगर हमारे पास n वेरिएबल हो तो हम लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, और हमने इसको क्या करा, हमने इसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज का मतलब जनरली कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ये जनरल फॉर्म नहीं थी, ये जनरल फॉर्म थी 2 वेरिएबल्स में। लेकिन जनरली हमारे पास वेरिएबल्स कितने होते हैं? हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं n। एक और बात, ये क्या है आपकी, ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल्स में? n वेरिएबल्स में। बट आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है x1, x2, x3 और xn, ये जो हमारे पास वेरिएबल हैं इनमें से कम, यानी कम से कम एटलीस्ट 1 वेरिएबल, कम से कम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इज नॉट 0। आपके पास जितने भी वेरिएबल